बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, कुछ थोड़ी सी बेहतर खबरें आई हैं कि अब मुज़ाकरात चल रहे हैं। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग गए मुज़ाकरात करने के लिए, और इसका एक रीज़न भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में मुमकिन तौर पर हुकूमत बनाकर दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बड़ी लंबी एक स्ट्रगल की है। 40 दिन तक उन्होंने वहाँ पे धरना दिया, उन्होंने एहतजाज किया, बहुत सारी लाशें गिरी। इस बीच में सिविलियंस जो हैं वो बड़ी तादाद में शहीद हो गए, कुछ पुलिस एहलकार भी शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, और झड़पें होती रहीं। एक दिन पहले जो लड़ाई हुई वो बड़ी खौफनाक थी। उसमें इतला आई कि उस लड़ाई में 8 के करीब कश्मीरी नौजवान शहीद हुए, जबकि 3 पुलिस एहलकारों का या सिक्योरिटी एहलकारों के बारे में कहा जाता है उनकी भी शहादत हुई है। और लोगों ने दोनों तरफ से दरख्त काट के फेंक दिए थे और बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का दोबारा फैसला किया गया। तो अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग मुख्तलिफ जगहों पे धरने देकर बैठे हुए हैं और वो अपना एहतजाज कर रहे हैं। बिलावल मुजफ्फराबाद पहुंचे, और बिलावल को क्योंकि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाकर देनी है तो बिलावल को थोड़ा सा मार्जिन दिया जाएगा कि वो मुज़ाकरात करवाएं, और जितनी को क्रेडिबिलिटी बनती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो वो बिलावल को कोशिश करेंगे उसको लॉन्च करें, और कश्मीर के अंदर थोड़ी सी पीपल्स पार्टी के लिए फ़िज़ा बनाई जाए। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी को ही आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाकर दी गई थी, और पीपल्स पार्टी का ही फैसल राठौर वहाँ पे वज़ीर आज़म था, तमाम फैसले उसने ही किए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि चीज़ें ऐसा लगता है कि अब अंजाम की तरफ जा रही हैं, और आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके मुतालबात तस्लीम होने की सूरत में इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। मैं बार बार ये कह रहा था कि इस नफ़रत को फैलाने की बजाय मामले को बातचीत से हल करना चाहिए, तो बातचीत शुरू हो गई है। अब इसमें जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी नाम लिया है। पहले देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उनका जो बयान है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि तवील मुज़ाकरात के बाद क़यादत की जानिब से लॉन्ग मार्च को आलमी तौर पर मुलतवी करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत को मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 21 जुलाई तक की मोहलत दे दी गई है। यानी आज जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो 16 जुलाई है, अभी 5 दिन मजीद बाकी हैं, तो 21 जुलाई तक की मोहलत दी गई है। अगर मुकर्ररा मुद्दत तक वादे पूरे ना किए गए या मुतालबात मंजूर ना हुए तो 22 जुलाई से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा। वादे रहे कि लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ है, कॉल ऑफ नहीं किया गया। तमाम जारी जो धरने हैं वो हस्बे साबिक बरकरार रहेंगे और अवामी जदोजहद जारी रहेगी। ये फैसला तहरीक के इख्तिताम का नहीं बल्कि मुज़ाकरात को एक मौका देने का फैसला है। अब निगाहें हुकूमत के अमली इक़दामात पर हैं। अगर वादे पूरे हुए तो ये अवामी जदोजहद की कामयाबी होगी, और अगर वादा खिलाफी की गई तो 22 जुलाई को अवाम दोबारा अपने आइनी और पुरअमन हक के लिए मैदान में होंगे। अल्लाह ताला हक और इंसाफ पर मबनी फैसला नसीब फरमाए। मामला यह है कि अब कुछ चीज़ें तय होने की तरफ जा रही हैं। उसका रीज़न ये है, ना तो आज़ाद कश्मीर के अवाम पीछे हटते हैं और ना एस्टेब्लिशमेंट अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रही थी। मसला ज़्यादा आकर फंसा हुआ था 12 नशिस्तों पर। तो वो जो 12 नशिस्तें हैं वो गले की हड्डी बनी हुई है। एस्टेब्लिशमेंट को यह पता है कि इन 12 नशिस्तों के ज़रिए से ही बड़े आराम से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाई जा सकती है। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन से बाहर चली गई है और कलअदम होने के बाद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो ये सिचुएशन अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए उतनी बुरी नहीं है। धांधली वादली करके पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाकर दी जा सकती है। अब इसमें एक और जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मौजूदा हालात के तनाजुर में 13 जुलाई को एक ख़त लिखा था, और 14 जुलाई 2026 को उनको वो ख़त मिला था, और तमाम हालात उन्हें बताए गए थे आसिम मुनीर साहब को। और उन्होंने फौरी तौर पे जनाब सैयद कमर रजा साहब, चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करते हुए जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ भेजा। अब वो कहते हैं जनाब के जो मुज़ाकरात हैं वो 15 जुलाई को हुए, यानी कल के दिन में मुज़ाकरात हुए, और उन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे और उनके ऊपर बड़ी डिटेल बातचीत हुई। अब जो कमर रजा साहब हैं, उन्होंने जो ओवरसीज फाउंडेशन के सरबराह हैं, उन्होंने कहा जी कि लॉन्ग मार्च आप रोक लें, और इस बात की उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल किए जाएंगे। तो अब 5 दिन का टाइम रख दिया गया है, धरने जारी रहेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा। ये है जनाब मामला। तो पीपल्स पार्टी भी इसमें आ गई
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम भी इसके अंदर आ गया है। तो अब अंदर क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। मेरी वहां पे जो मकामी सहाफ़ी हैं या जो ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, जो लोग धरने में मौजूद हैं, उन लोगों के जरिए से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची वो क्या है, ये अभी तक बता हैं कि 12 नशिस्तें जो मुहाजिरीन वाली हैं वो ख़त्म कर दी जाएं, या कम से कम उनका ये इख्तियार ख़त्म कर दिया जाए कि वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएं या आज़ाद कश्मीर में हुकूमत गिराएं। तो कम से कम ये तो किया जाए। अब 6 नशिस्तों को ख़त्म करने का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है। ये कहा गया कि 6 सीटें हम फौरी तौर पे ख़त्म कर देते हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है कश्मीर का वो ये फैसला दे चुका है कि ये जो सीटें ख़त्म होंगी ये 2/3 अक्सरियत के साथ ही होंगी, ये उसके बगैर नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना, एस्टेब्लिशमेंट की जिद होती है सारी, और कोई चक्कर नहीं होता। जब वो चाहेंगे तो वो हो भी जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। तो 6 नशिस्तें वो कहते हैं जी ख़त्म कर दी जाएंगी। 6 नशिस्तों का फैसला इलेक्शन के फौरन बाद हो जाएगा। और ये भी बात की जा रही है कि ये 6 नशिस्तों का आने वाली हुकूमत में वोट होगा या नहीं होगा। यानी वज़रा आप इनको बना दें लेकिन आप इनको वोट का हक ना दें। वज़ीर आज़म बनाने में या गिराने में आप इसको वोट का हक ना दें। अब यहां पे मामला फंसा हुआ है, बातचीत हो रही है, देखें नतीजा क्या निकलता है। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कलदम का जो टैग लग गया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर, वो टैग खत्म किया जाए। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और जो संगीन नौयत के मुकदमात बनाए गए हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों पर, वो मुकदमात भी खत्म करवाए जाएं। तो अगर ये चीजें हो जाती हैं तो मामला हल हो जाएगा। मामला बातचीत से ही हल होना चाहिए। आप जितनी मर्जी लड़ाई करें, अपनी आवाम से लड़ना कोई दानिशमंदी नहीं होती। बातचीत करें, मामले को हल करें, लोगों को उनके घरों में भेजें, कारोबार जिंदगी जो है मामूल के मुताबिक लाएं। अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी नज़र में। मुझे नहीं लगता कि मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्या करेंगे इसके बारे में, लेकिन मेरी नज़र में उन्हें एक डिमांड रखनी चाहिए कि इलेक्शन को थोड़ा सा डिले करें, थोड़ा सा इलेक्शन को आगे ले जाएं, और वो अपनी जमात को बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इन इंतखाबात में उतारें। जितनी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की इस वक्त मकबूलियत है, जितने वो ताकतवर हैं आज़ाद कश्मीर में, उन्हें शिकस्त देना बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। तो बजाय इसके कि बाकियों की मिन्नतें करते रहें, उनके तरले करते रहें, बार बार सड़कों पर आकर बैठते रहें, मुतालबात करते रहें, टाइम ज़ाया करते रहें अपना भी लोगों का भी, इससे बहुत बेहतर है कि ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं आम कश्मीरी, वो इलेक्शन लड़ लें, और वहां तो पैसा भी नहीं लगेगा। आम कश्मीरी इलेक्शन लड़ें, पॉलिटिकल पार्टियों को शिकस्त दें, अपनी हुकूमत बनाएं, और अपनी हुकूमत बनाने के बाद आज़ाद कश्मीर के वो तमाम फैसले जो वो करवाना चाहते हैं वो खुद करें। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। 2 महीने का टाइम मांग लिया इलेक्शन में, कोई बात नहीं, इलेक्शन थोड़ा आगे चला गया, पहले भी इलेक्शन आगे जाते रहे हैं, तो अगर इलेक्शन 2 महीने 3 महीने आगे भी चला जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी जमात को लेकर आए इलेक्शन के, और अगर उनके लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं ऑलरेडी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, तो फिर वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, और वो इलेक्शन लड़ें, फिर भी लड़ें, लेकिन इलेक्शन जरूर लड़ें और मैदान को खाली ना छोड़ें। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर अवाम की आवाज उठा रही है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वो अपने आप को पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाए और वहां बैठकर अवाम की आवाज उठाए, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो। तो ये मेरी गुजारिश है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से। बहरहाल वो अपना फैसला खुद ही करेंगे। नादरीन, फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक इनकलाबी रहनुमा के तौर पे सामने आ रहे हैं या आना चाहते हैं। हकीकत क्या है ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है, दिलों की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड हम जानते हैं। फजलुर रहमान साहब जिस वक्त रिजीम चेंज ऑपरेशन के सबसे बड़े आलाकार बने हुए थे, जब फजलुर रहमान साहब जर्नैलों के कहने के ऊपर इमरान खान साहब की सरकार को गिरा रहे थे और एक जाली हुकूमत जो इंपोर्टेड सरकार है उसको लाकर मुसल्लत कर रहे थे, जिसमें अमेरिका का आशीर्वाद भी हासिल था इनको, तो उस वक्त भी फजलुर रहमान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें करते थे। उस वक्त भी फजलुर रहमान साहब ऐसी तकारीर किया करते थे जिससे ऐसा लगता था कि शायद फजलुर रहमान साहब इनकलाबी हैं, ताकि अवामी तायीद या अवामी हमायत उनके साथ रहे। तो अब हम नहीं जानते कि फजलुर रहमान साहब वाकई इनकलाबी हो गए हैं या एक नया खेल खेला जा रहा है। देखिए, इस तरह का स्टेटमेंट अगर इमरान खान दे देते या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और बंदा दे देता या कोई और ऐसी जमात जो वाकई में एंटी एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसा स्टेटमेंट देती तो अब तक बेशुमार कार्रवाइयां हो जाती, लेकिन फजलुर रहमान और उनके लोग डटे हुए हैं। फजलुर रहमान साहब का एक नया स्टेटमेंट भी मंजर आम पे आया है और इसमें उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है जिसकी अहमियत खत्म हो चुकी है, ऐवान नहीं अब इस मैदान की हैसियत है।
اس لیے ایوان میں ہماری 5 سیٹیں ہوں یا 10 ہوں، اس کی پرواہ کیے بغیر جعلی پارلیمنٹ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب، یہ پارلیمنٹ آج جعلی نہیں ہوئی، یہ پارلیمنٹ پہلے دن سے جعلی ہے۔ پہلے دن ان کو فارم 47 جاری کیا گیا تھا۔ آپ کی اپنی سیٹ فارم 47 پہ ہے، نور عالم خان جو آپ کا ایم این اے ہے اس کی سیٹ فارم 47 پہ ہے، اور آپ کی پارٹی کو بہت ساری چیزیں فارم 47 کے مطابق ملی ہیں۔ آپ نے سینٹ کی سیٹ لینے کے لیے فارم 47 والی گیم ڈالی، وہاں پہ بھی آپ نے جعل سازی کی، اور پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں مال غنیمت کے طور پہ آپ نے اپنے پاس رکھ لیں۔ اس وقت آپ کو جمہوریت یاد نہیں آئی، جس وقت آپ جرنیلوں کے ساتھ مل کر رجیم چینج آپریشن کر رہے تھے، یعنی جنرل باجوہ کے ساتھ بیٹھ کر آپ عمران خان کی حکومت گرائیں تو وہ جمہوریت ہے، لیکن آج آپ کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ جمہوریت نہیں ہے۔ یہ ساری کہانی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فضل الرحمان صاحب کو شاید لانچ کر رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ یہ گالم گلوچ ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے، ہو سکتا ہے فضل الرحمان صاحب کے بندوں پہ تھوڑی بہت سختی کی جائے، فضل الرحمان صاحب کو 4 دن ہو سکتا ہے جیل میں بھی بھیجا جائے، یا ہو سکتا ہے کوئی مقدمات بنائے جائیں، تھوڑا سا ماحول بنایا جائے، اور اس ماحول کے نتیجے میں فضل الرحمان صاحب کی خیبر پختونخوا میں مقبولیت اوپر آ جائے، اور پھر اگلے الیکشن میں فضل الرحمان صاحب کو فائدہ دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ دیکھیں اگر عمران خان صاحب کی اگر مقبولیت کو اس وقت کم کرنے کی کوشش کرنی وہ تو ہو نہیں سکتی، تو ان کے مقابلے میں کسی اور کو اگر مقبول بنانا ہے تو اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنانا پڑے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے جہاں اتنے سارے کڑوے گھونٹ پیے ہیں، وہاں یہ ایک اور کڑوا گھونٹ بھی پی لے، یعنی جرنیلوں سے خفیہ ملاقاتیں انہوں نے کی، ظلم کے اوپر انہوں نے خاموشی اختیار کی، رجیم چینج آپریشن کے مرکزی کردار کے طور پہ کام کیا، مخصوص نشستیں انہوں نے قبول کی، آئینی ترمیم کے اندر انہوں نے بار بار سہولت کاری کی، فارم 47 انہوں نے قبول کیے، اور اب بھی اقتدار میں حصے کی لڑائی ہے۔ جب اقتدار میں حصہ مل گیا تو فضل الرحمان صاحب خوش رہیں گے ہمیشہ، کیونکہ ان کی اصولی سے زیادہ وصولی کی سیاست ہوتی ہے، یہ ہم ہمیشہ دیکھتے رہے۔ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ایک انکشاف کیا، انہوں نے کہا جی فضل الرحمان صاحب سے میری جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا، یہ ذرا جاوید ہاشمی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا میری جب فضل الرحمان سے بات چیت ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو ابھی انہوں نے تقریر کی ہے، ان کی جماعت نے ان کے موقف کی تائید کی ہے۔ فضل الرحمان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے والد سے میرا ایک تعلق تھا، قرآن سنتا رہا میں ان کے قدموں میں بیٹھ کے۔ تو مولانا صاحب نے بات تو سچ کی ہے، لیکن پروین شاکر کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ کچھ عرصہ پہلے میری مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ الیکشن سے 15 مہینے پہلے، یعنی 1.25 سال پہلے، پاکستان کے مالکوں نے ان سے رابطہ کیا تھا، اور الیکشن کے نتائج کا فیصلہ 15 مہینے پہلے کر لیا گیا تھا۔ اس وقت فضل الرحمان صاحب نہیں بولے۔ جب پاکستان کے مالک یا جرنیل فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کر کے الیکشن سے 15 مہینے پہلے یہ بتا رہے تھے کہ جناب الیکشن کے یہ نتائج آنے ہیں، اس وقت نہیں انہوں نے پول کھولا کہ جناب الیکشن تو پہلے سے ریگ ہو گیا، لیکن جاوید ہاشمی صاحب کو وہ یہ بتا رہے ہیں بعد میں۔ پھر فضل الرحمان صاحب کی کیونکہ 15 سیٹیں بتائی گئی تھی، وہ 5 نکلی بعد میں، تو ان کو بڑا پرابلم ہو گیا اس کے ساتھ۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی فضل الرحمان صاحب نے، اور محمود اچکزئی صاحب نے بتائی کہ 50 ارب روپے میں اسمبلی کی نشستیں فروخت کی گئی ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر 2 نمبری ہو رہی ہے جو جاوید ہاشمی صاحب نے بھی اب بے نقاب کی ہے، تو اگر یہی الیکشن کروانے ہیں تو آزاد کشمیر میں بھی نہ کروائیں، آپس میں ہی فیصلہ کر لیں کہ جس کو بٹھانا ہے جس کو نہیں بٹھانا۔ فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ یہودی کا کارڈ کھیلا، مذہب کا کارڈ کھیلا اپنے مخالفین کے خلاف، خاص طور پہ عمران خان کو ہمیشہ یہودی کا ایجنٹ کہا فضل الرحمان صاحب نے۔ اور یہاں فضل الرحمان صاحب کو اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب مسلم لیگ نون کے رہنما رضا حیات حراج نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ فضل الرحمان نے را اور موساد کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا ہے۔ یعنی جو الزامات فضل الرحمان صاحب دوسروں پہ لگاتے تھے آج ان کے اپنے اوپر لگ رہے ہیں، لیکن کوئی فکر کی بات نہیں ہے، فضل الرحمان صاحب ان معاملات سے بڑے آرام سے نکل جائیں گے۔ اور جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کوئی مشکل ہے، نہیں، یہ فضل الرحمان صاحب تھوڑے سے ہیرو بنیں گے اور تھوڑی سی کوشش کریں گے، ایسا لگے گا جیسے انقلابی ہو گئے ہیں، لیکن آپ خاطر جمع رکھیے فضل الرحمان صاحب خود اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ خود ایلیٹ کلاس ہیں، اور وہ خود سٹیٹس کو ہیں، وہ سٹیٹس کو کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ہمیشہ سے سٹیٹس کو کا حصہ رہے ہیں، وہ آئندہ بھی سٹیٹس کو کا حصہ رہیں گے۔ فضل الرحمان صاحب کبھی کوئی ایسی انقلابی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور وہ ہمیشہ کے لیے آمنے سامنے آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ناظرین، بلوچستان کی صورتحال میں آپ کو بتا رہا، فضل الرحمان صاحب کے ایک جملے پہ سب کو بہت غصہ ہے کہ وہ شہداء کی بات فضل الرحمان نے کی
لیکن کیا فضل الرحمان کے اس جملے نے شہداء کی زیادہ تذلیل کی ہے، یا جو شہداء کی لاشیں اس وقت ایک ہفتے سے بلوچستان میں سڑک پہ پڑی ہوئی ہیں وہ زیادہ توہین ہوئی ہے لاشوں کی؟ مجھے بتائیں نا، شہداء کی بڑی توہین کہاں پہ ہوئی؟ فضل الرحمان کے ایک جملے نے شہداء کی زیادہ توہین کی ہے، یا 30 لاشیں جو کوئٹہ میں سڑکوں پہ رکھی ہوئی ہیں اور وہاں پہ متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے، وہ لاشیں دفنائی نہیں جا رہی، شہداء کی زیادہ توہین وہاں پہ ہو رہی ہے؟ پہاڑ پہ لاشیں پڑی ہوئی تھی، اٹھانے کے لیے کوئی نہیں جا رہا تھا، وہ شہداء کی توہین نہیں ہو رہی تھی کہ شہداء کی لاشیں پہاڑ پہ پڑی ہوئی ہیں، اٹھانے کوئی نہیں جا رہا؟ پھر لوگوں نے کرایہ کر کے وہاں سے ٹرک اور پک اپس یہ حاصل کی، مزدوروں کو لے کر گئے، وہاں سے لاشیں اٹھا کر اپنی مدد آپ کے تحت لے کر آئے، وہ شہداء کی توہین نہیں تھی؟ تو بلوچستان کے شہداء کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ جو لوگ روزانہ پرائم ٹائم کے اندر کئی پروگرام کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے ایک جملہ بول دیا، وہ لوگ بلوچستان میں پڑی ہوئی لاشوں پہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ فضل الرحمان کو بعد میں ہیرو بنا لینا بھائی، وہ جو قوم کے ہیرو جن کو دفن ہونا ہے ان کی پہلے بات کر لو تھوڑی سی، کہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں سڑکوں کے اوپر، ان کے بارے میں بات ہی کوئی نہیں کرتا اور بات کرنے کو تیار بھی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ BBC کی خبر کے مطابق بلوچستان ہرنائی سے 4 سیکیورٹی اہلکاروں کی